जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो बेसिकली हमारे क्लाउड के क्लासिफिकेशन से पूछा जाता है। इसमें यहाँ से डायरेक्टली एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब हमारा सनराइज और सनसेट होता है उस टाइम पे जो हमारे क्लाउड रेड कलर के अपीयर होते हैं वो कौन से क्लाउड होते हैं। तो भैया वो क्लाउड होते हैं हमारे कौन से जो क्लाउड है वो मिरेकल स्काई के साथ एसोसिएटेड है। तो उसका आंसर होगा डायरेक्टली, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डायरेक्टली आपको यही याद रखना है कि हेल स्टॉर्म और थंडर स्टॉर्म के लिए क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्लाउड से बनेगा कि सबसे लोवेस्ट हमारा क्लाउड कौन सा है, सबसे लोवेस्ट क्लाउड। तो उसका आंसर होगा, आपको एक स्पेशल प्रोमो कोड भी दिया जाएगा केवल आपको जो इस क्लास को लास्ट तक देखेगा कि आप किस प्रकार से डिस्काउंटेड प्राइस पर IRI वाला के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को बेटर बना सकते हो। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे IRI वाला प्लेटफॉर्म पर। लगातार हम डेमो क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं जिससे कि जो ICAR JRF 2027 या फिर ICAR JRF 2028 के लिए एग्रोनॉमी से जो तैयारी कर रहे हैं, आज की डेमो क्लास उनके लिए होने वाली है। जो हमारी क्लासेस, जितनी भी लाइव क्लासेस होती है वो जूम प्लेटफॉर्म के थ्रू होती है जिसमें आप डायरेक्टली हमारे साथ इंटरेक्ट कर सकते हो। तो जो क्लास हम आज अपलोड करने जा रहे हैं आप लोगों के लिए, हम वही क्लास अपलोड करेंगे जो हम एक्चुअली में हमारे कोर्स के अंदर पढ़ाते हैं। कोर्स की ही जो लाइव क्लास हमारे स्टूडेंट्स के लिए जो पेड कोर्स है उसके अंदर जो क्लास कंडक्ट की गई थी उसको ही हम एज ए डेमो क्लास प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि आप लोग रियली उस चीज को एक्सपीरियंस कर पाओ कि हम क्लास के अंदर किस प्रकार से पढ़ाते हैं, स्टूडेंट हमारे साथ किस प्रकार से इंटरेक्ट करते हैं। तो आप कंप्लीट जो क्लास है उसको आप देखिए, उसको समझिए। ये जो क्लास है अभी हम एग्रोमेट्रोलॉजी कवर कर रहे हैं, हमारी लाइव क्लासेस 20 जुलाई से स्टार्ट हो चुकी है और एग्रोमेट्रोलॉजी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है हमारा। आगे हम जो नया पार्ट अभी कवर करेंगे इसके बाद में वो ड्राईलैंड एग्रोनॉमी स्टार्ट करेंगे। सो जाइए और जाके इस जाओगे तो इसी में कंटिन्यू आप देखिए और कंप्लीट डेमो क्लास को आप समझिए कि किस प्रकार से हम पढ़ाते हैं। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है, तो आप हमारे साथ जुड़ के आप अपनी तैयारी कर सकते हो JRF 2027 के लिए या फिर 28 वाले फाउंडेशन कोर्स के अंदर आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। ओके, तो पहले आप क्लास देखिए, उसके बाद में लास्ट में आपको एक स्पेशल प्रोमो कोड भी दिया जाएगा केवल आपको जो इस क्लास को लास्ट तक देखेगा कि आप किस प्रकार से डिस्काउंटेड प्राइस पर IRI वाला के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को बेटर बना सकते हो, अपनी प्रिपरेशन को फास्ट बना सकते हो, स्मूथ बना सकते हो। आपको क्लासेस में क्या क्या मिलेगा वो सब कुछ आपको एंड में बताया जाएगा। अभी पहले कंप्लीट क्लास देखिए आप। एग्रोमेट्रोलॉजी लगातार हम कवर कर रहे हैं और आज हम बातचीत करने वाले हैं क्लाउड्स की। आप सभी को पता है प्रीवियस क्लासेस में हमने डिफरेंट हमारे वेदर के पैरामीटर्स को स्टडी किया है और उसके अंदर हमने देखा है कि किस प्रकार से हमारे जो पैरामीटर्स है कंप्लीट हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर जितने भी एक्टिविटीज हो रहे हैं उसको अफेक्ट करते हैं। जब इवापोरेशन का प्रोसेस होता है हमारी जितनी भी वाटर बॉडीज है या फिर सॉइल सरफेस से, तो वहां से जो भी वाटर इवापोरेट होगा और इवापोरेट होने के बाद में जैसे ही हमारे ट्रोपोस्फेयर के अंदर ऊपर की तरफ जाएगा तो ऊपर हमारी टेम्परेचर डिक्रीज होता है। टेम्परेचर डिक्रीज होने की वजह से हमारी जो वार्म एयर है जो राइज करती है ऊपर की तरफ वो जाके फाइनली कंडेंस हो जाती है और ये कंडेंसेशन होने की वजह से ही हमारे क्लाउड का फॉर्मेशन होता है। सो क्लाउड के फॉर्मेशन के लिए जो रिक्वायरमेंट है, जो होना जरूरी है, वो सबसे पहली चीज है कि वार्म मॉइस्ट एयर होनी चाहिए। वार्म मॉइस्ट एयर होनी चाहिए, मॉइस्चर होना उसके अंदर जरूरी है, मॉइस्चर होना उसके अंदर जरूरी है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है न्यूक्लियाई यानी कि जो भी वाटर वेपर की फॉर्म में ऊपर जाएगा वो जाके हमारे जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं या फिर स्मोक के जो पार्टिकल्स होते हैं उन पे जाके कंडेंस होगा, वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट होगा। वेपर से लिक्विड जिस पॉइंट पे कन्वर्ट होता है उसको हम बोलते हैं ड्यू पॉइंट, ड्यू पॉइंट। तो इस प्रकार से हमारे क्लाउड का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे हम इमेज के माध्यम से भी यहाँ पे देख सकते हैं कि क्लाउड जो है वार्म वाटर कन्वेक्शन कंडक्शन के थ्रू इवापोरेशन होगा। इवापोरेशन होने के बाद में कोल्ड टेम्परेचर वहां पे ऊपर जैसे जैसे जाएगा तो लेफ्ट रेट यानी कि 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर के अकॉर्डिंग हमारा टेम्परेचर डिक्रीज होता है। टेम्परेचर डिक्रीज होने की वजह से कंडेंसेशन का हमारा प्रोसेस देखने को मिलता है। ये जो हमारा कंडेंसेशन होगा ये दो प्रकार का हो सकता है, यानी कंडेंसेशन अगर होता है तो वाटर ड्रॉपलेट वहां पे बन सकती है या फिर अगर टेम्परेचर और ज्यादा लो हुआ तो हमारे क्लाउड्स के अंदर आइस क्रिस्टल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, सो डेफिनेशन क्या बोलती है हमारे क्लाउड की? क्लाउड आर विजिबल मासेज ऑफ कंडेंस्ड वाटर वेपर फ्लोटिंग इन द अर्थ एटमॉस्फेयर। यानी कि यहां से जब नीचे से हम देखेंगे तो हमें विजिबल मास की तरह दिखाई देते हैं और ये हमारे कंडेंस्ड जो वाटर है उसके जो ड्रॉपलेट्स होते हैं वो होते हैं जो फ्लोट करते हैं हमारे अर्थ एटमॉस्फेयर के अंदर। दूसरा, दे कंसिस्ट ऑफ टीनी वाटर ड्रॉपलेट्स और आइस क्रिस्टल्स। आइस क्रिस्टल्स भी हमें क्लाउड में देखने को मिल सकता है या फिर उसके अंदर हमें देखने को मिलेगा टीनी वाटर ड्रॉपलेट्स। These droplets or crystal
आर सो स्मॉल दैट दे कैन रिमेन सस्पेंडेड इन द एयर। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि अगर वाटर ड्रॉपलेट हमारी बन जाती है तो भैया वो ऊपर सस्पेंडेड कैसे रहती है, वो नीचे क्यों नहीं आती, और नीचे आती है बाद में हमारी बारिश होती है तो वो किस प्रकार से होती है। जो वाटर ड्रॉपलेट्स है वो हमारे इतनी छोटी होती है कि इजीली वो हमारे एटमॉस्फेयर में सस्पेंड हो सकती है, और ग्रेविटी का जो फोर्स होगा वो उसके अंदर तभी लगेगा जब उसकी साइज इंक्रीज होगी। तो बारिश कैसे होगी, जैसे जैसे हमारी डिफरेंट वाटर ड्रॉपलेट्स एक दूसरे के पास में आएगी तो पास में आने से एक लार्ज वाटर ड्रॉपलेट का फॉर्मेशन होता है, और जैसे ही वो इतनी लार्ज इनफ हो जाएगी कि वो नीचे गिर सकती है तो हमारी रेनफॉल हमें देखने को मिलती है। अब यहां से एग्जामिनेशन के अंदर जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो बेसिकली हमारे क्लाउड के क्लासिफिकेशन से पूछा जाता है। क्लाउड का क्लासिफिकेशन बेसिकली हाइट के बेसिस पे किया गया है। कोई भी हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो हमेशा हमें कुछ ना कुछ बेस चाहिए, तो जो क्लाउड का क्लासिफिकेशन किया गया है वो हाइट के बेसिस किया है। अगर हमारे क्लाउड 2 किलोमीटर से नीचे की हाइट, अगर हमारे क्लाउड 2 किलोमीटर की नीचे हाइट पे अगर प्रेजेंट है उनको हम बोलते हैं लो क्लाउड, उनको हम बोलते हैं लो क्लाउड। अगर हमारे क्लाउड 2 किलोमीटर से लेके 6 किलोमीटर तक की हाइट में प्रेजेंट है तो उनको बोलेंगे हम मीडियम क्लाउड, और अगर 6 किलोमीटर की हाइट से ऊपर हमारे क्लाउड प्रेजेंट है उनको हम बोलते हैं हायर क्लाउड। इसके अलावा एक कैटेगरी और होती है हमारी जिनको हम बोलते हैं वर्टिकल क्लाउड। वर्टिकल क्लाउड के अंदर बेसिकली हमारे 2 टाइप के क्लाउड होते हैं, क्यूमुलस और क्यूमुलोनिम्बस। आगे हम कंप्लीट इनका क्लासिफिकेशन देखते हैं। ये जो क्लासिफिकेशन है वो हमारा वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दिया गया था। तो डायरेक्टली एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन हमारे क्लाउड को कितने टाइप में क्लासिफाई किया गया है। तो आपको याद रखना है कि अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएमओ हमारे क्लाउड्स को 10 कैटेगरी यानी कि 10 टाइप के अंदर क्लासिफाई किया गया। डायरेक्टली ये क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा, किस बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया है, क्लासिफिकेशन हमारा हाइट इन द स्काई, स्काई में जो हमारी हाइट है उसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया गया है। ऑलराइट, नेक्स्ट जो हमारे हाई क्लाउड्स होते हैं, हाई क्लाउड में 3 क्लाउड आते हैं हमारे, 3 क्लाउड आते हैं। कौन कौन से, डायग्राम से देखते हैं अपन। हाई क्लाउड के अंदर 3 क्लाउड आएंगे हमारे जिनका नाम होता है सीरस, सीरोस्टेटस और सीरोक्यूमुलस। ये जो हमारे क्लाउड है वो बेसिकली 6 किलोमीटर की हाइट से ऊपर होते हैं, तो वहां पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा लो होता है, और मोस्टली इन क्लाउड्स के अंदर हमें आइस क्रिस्टल देखने को मिलती है। आइस क्रिस्टल, ये क्लाउड हमारे रेनफॉल के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं, बिल्कुल भी नहीं होते हैं। इसमें यहां से डायरेक्टली एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब हमारा सनराइज और सनसेट होता है उस टाइम पे जो हमारे क्लाउड रेड कलर के अपीयर होते हैं वो कौन से क्लाउड होते हैं। तो भैया वो क्लाउड होते हैं हमारे सीरस। सीरस जो क्लाउड है हमारे वो रेड अपीयर होते हैं ड्यूरिंग सनराइज और सनसेट, ये आपको डायरेक्टली याद रखना है। दूसरे जो हमारे क्लाउड है यहाँ पे सीरोस्टेटस, सीरोस्टेटस क्लाउड की प्रॉपर्टी है कि ये हमारे सन एंड मून के अराउंड हेलो फॉर्मेशन करते हैं। सन एंड मून के अराउंड हेलो फॉर्मेशन करते हैं। हेलो फॉर्मेशन मतलब इस प्रकार की कुछ स्ट्रक्चर बनाते हैं ये। अगर इमेज के अंदर आप देखोगे यहाँ पे ये हमारा सन और मून है, और इसके चारों तरफ एक गोला चक्कर सा हमें दिखाई देता है। जब हम किसी भी ओशियन के वहां से देखेंगे या फिर कहीं से भी देखते हैं तो गोला चक्कर जो दिखाई देता है उसी को हम बोलते हैं हेलो फॉर्मेशन। तो एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका कि हेलो फॉर्मेशन कौन से क्लाउड से रिलेटेड है, तो डायरेक्टली आपको आंसर करना है कि हेलो फॉर्मेशन हमारे सीरोस्टेटस क्लाउड से रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो हाई क्लाउड के अंदर यही क्वेश्चन बनता है हमारे डायरेक्टली। तीसरा हमारा सीरोक्यूमुलस क्लाउड। सीरोक्यूमुलस क्लाउड की जो सीरोक्यूमुलस हमारे क्लाउड है उनकी भी एक प्रॉपर्टी आपको डायरेक्टली याद रखना है, ये मिरेकल स्काई। अगर आपसे ये पूछा जाए कि मिरेकल जो स्काई प्रॉपर्टी है वो हमारे कौन से क्लाउड से रिलेटेड है, तो उसका आंसर होगा हमारा सीरोक्यूमुलस। बिकॉज मिरेकल एक हमारी फिश होती है, और उस फिश के ऊपर जिस प्रकार के स्केल्स हमें देखने को मिलते हैं उसी प्रकार से हमारे सीरोक्यूमुलस के अंदर जो क्लाउड है उसके अंदर भी हमारे उसी प्रकार के स्केल्स देखने को मिलते हैं। सो पहली कैटेगरी हमने पढ़ी क्लासिफिकेशन के अंदर हाई क्लाउड में 3 क्लाउड होते हैं हमारे, मेरे साथ साथ बोलना आप लोग, सीरस, सीरोस्टेटस, सीरोक्यूमुलस। इसके अंदर आपको क्या याद रखना है, पहला सवाल क्या आएगा, हाईएस्ट क्लाउड कौन से होते हैं। हाईएस्ट क्लाउड मतलब कि सबसे ज्यादा हाइट पे हमें कौन से क्लाउड देखने को मिलते हैं, तो याद रखना उसका आंसर होगा सीरस। दूसरा क्वेश्चन यहां से आएगा हमारा कि कौन से क्लाउड है जो हमें ब्राइट रेड कलर के दिखाई देते हैं ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट, तो उसका आंसर होगा हमारा सीरो कौन सा, उसका आंसर भी सीरस ही होगा। तीसरा सवाल यहां से आएगा कि कौन से हमारे क्लाउड है जिसके अंदर हेलो फॉर्मेशन दिखाई देता है, तो सीरो स्टेटस जो हमारे क्लाउड है उसके अंदर हमें हेलो फॉर्मेशन दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहां से आएगा हमारे कौन से जो क्लाउड है वो मिरेकल स्काई के साथ एसोसिएटेड है, तो उसका आंसर होगा सीरोक्यूमुलस। ये चीजें आपको यहां से याद रखनी है। नेक्स्ट आते हैं हमारे मीडियम क्लाउड। मीडियम क्लाउड के अंदर 2 ही हमारे क्लाउड के टाइप आते हैं, पहला अल्टोस्ट्रेटस, दूसरा अल्टोक्यूमुलस। अल्टोस्ट्रेटस और अल्टोक्यूमुलस, जिसमें भी अल्टो टर्म आएगा वो हमारे मीडियम क्लाउड्स होते हैं, मीडियम क्लाउड होते हैं। इनकी खास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, बस हमें ये याद रखना है कि जो हमारा अल्टोस्ट्रेटस क्लाउड है ये कभी कभी
अल्टोस्टेटस क्लाउड कभी कभी हायर एल्टीट्यूड पे हमें रेनफॉल देखने को मिलती है इनकी वजह से। हायर एल्टीट्यूड मतलब कि जैसे हमारी हायर हाइट होती है तो वहां पे कभी कभी हमारी रेनफॉल देखने को मिलती है अल्टोस्टेटस क्लाउड की वजह से। अल्टो क्यूमुलस की कोई खास प्रॉपर्टी नहीं है। तो ये दो क्लाउड आप याद रखना कि मीडियम कैटेगरी के अंदर हमारे ये दो क्लाउड देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हमारी कैटेगरी आती है लो कैटेगरी। लो के अंदर हमारे तीन क्लाउड होते हैं भैया, तीन क्लाउड। कौन कौन से? निम्बोस्टेटस, स्टेटस और स्टेटोक्यूमुलस। यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारा क्लाउड है लो क्लाउड के अंदर वो है हमारा निम्बोस्टेटस क्लाउड। निम्बोस्टेटस क्लाउड को जाना जाता है कंटिन्यूअस रेनफॉल के लिए और इनको हम रेन बियरिंग क्लाउड भी बोलते हैं। तो डायरेक्टली यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम के अंदर कि रेन बियरिंग क्लाउड कौन से होते हैं या फिर वो कौन सा क्लाउड होता है जो कंटिन्यूअस रेनफॉल के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो उसका आंसर होगा हमारा निम्बोस्टेटस। नेक्स्ट टाइप है हमारा स्टेटस। अगर क्वेश्चन ये आता है विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाउड इज द लोवेस्ट क्लाउड, यानी कि जो सबसे नीचे वाला हमारा क्लाउड है उसका क्या नाम है, तो स्टेटस हमारा लोवेस्ट क्लाउड होता है। और स्टेटस क्लाउड रेस्पॉन्सिबल होता है हमारा ओकेजनल, यानी कि कभी कभी ओकेजनल ड्रिजलिंग के लिए और ओकेजनल कभी कभी हमारी इससे ओकेजनल फोग जो होता है वो भी कभी कभी हमें स्टेटस क्लाउड की वजह से देखने को मिलती है। तो ये हमें डायरेक्टली स्टेटस क्लाउड के लिए याद रखना है। तीसरा जो हमारा क्लाउड है स्टेटोक्यूमुलस, उसके लिए कोई खास प्रॉपर्टी नहीं है जिससे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाए। तो लोअर क्लाउड में हमारे तीन क्लाउड है, निम्बोस्टेटस, स्टेटस, स्टेटोक्यूमुलस। इसके अंदर इंपॉर्टेंट है निम्बोस्टेटस, क्योंकि निम्बोस्टेटस हमारी कंटिन्यूअस रेनफॉल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और इसको हम रेन बियरिंग क्लाउड भी बोलते हैं। जो नेक्स्ट हमारा क्लाउड है स्टेटस, वो हमारा लोवेस्ट क्लाउड होता है और ये ओकेजनल ड्रिजलिंग और ओकेजनल हमारी जो फॉग होता है उसके लिए ये रेस्पॉन्सिबल होता है। स्टेटोक्यूमुलस की कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है। ये हमारे कंप्लीट हो गए तीन दो तीन मतलब 8 टाइप के क्लाउड। दो हमारे क्लाउड होते हैं क्यूमुलस और क्यूमुलोनिम्बस। ये हमारे वो क्लाउड होते हैं जो वर्टिकली डेवलप होते हैं, यानी कि अब तक जितने भी 8 टाइप के क्लाउड की हमने बात की है वो हॉरिजॉन्टली है। अगर यहाँ पे हम इमेज के अंदर भी देखेंगे ये जो सभी हमारे क्लाउड्स हैं वो हॉरिजॉन्टली प्रेजेंट है, हॉरिजॉन्टली। लेकिन ये जो हमारे क्लाउड है क्यूमुलस और क्यूमुलोनिम्बस ये वर्टिकली डेवलप्ड होते हैं। वर्टिकली जैसे जैसे हमारी वार्म एयर राइज होती है इसी प्रकार से, तो उसी प्रकार से डेवलप होते जाते हैं। और इनकी जो हाइट होती है वो हम बोल सकते हैं कि नीचे लोअर लेवल से लेके हमारे लो क्लाउड यानी कि बिलो 2 किलोमीटर से लेके अबाउ 6 किलोमीटर तक की हाइट इनकी देखने को मिलती है। जितनी भी हमारी मूसलाधार बारिश यानी कि जो थंडर स्टॉर्म देखने को मिलते हैं, हमारे बिजली कड़कती है बहुत तेज और उस प्रकार की जो भी हमारी रेनफॉल देखने को मिलती है वो हमारी क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड की वजह से ही देखने को मिलती है। ये डायरेक्टली यहां से क्वेश्चन भी पूछा जाता है। क्यूमुलस जो हमारे क्लाउड है अगर हम इनकी इमेज को देखेंगे तो ये बिल्कुल हमारे कॉटन शेप्ड या कॉलीफ्लावर शेप्ड होते हैं। ये बिल्कुल हिप शेप के अंदर होते हैं, तो इसलिए इनको टावर क्लाउड्स भी हम बोलते हैं, दोनों को, क्यूमुलस और क्यूमुलोनिम्बस को। आगे इनकी प्रॉपर्टीज को देखते हैं। उससे पहले ये जो किलोमीटर वाइज जिनको अरेंज किया गया है वो आप डायरेक्टली याद रखना कि लो जो हमारे क्लाउड है वो 2 किलोमीटर से नीचे होते हैं, मीडियम क्लाउड 2 किलोमीटर से लेकर 6 किलोमीटर तक, और जो हाई हमारे क्लाउड होते हैं वो 6 किलोमीटर से ऊपर या 6 किलोमीटर से लेकर 12 किलोमीटर तक हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इनकी कैटेगरी से डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि भैया कौन सा जो क्लाउड है वो लो में आता है, कौन सा मीडियम में आता है, कौन सा हाई में आता है और कौन सा हमारा जो क्लाउड है वो वर्टिकल कैटेगरी के अंदर आता है। क्लियर, ये डायरेक्टली आप याद रखना। अब इनकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, कौन सा हमारा क्लाउड है जो ब्राइट रेड अपीयर होता है सनसेट और सनराइज के टाइम पे, दैट इज सीरस क्लाउड। कौन सा हमारा क्लाउड है जो हेलो अपीयरेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है सन और मून के अराउंड, दैट इज सीरो स्टेटस। कौन सा हमारा क्लाउड है जो रेन बियरिंग क्लाउड है और जो कंटिन्यूअस रेनफॉल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, कंटिन्यूअस स्नो के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, दैट इज निम्बो स्टेटस। कौन सा हमारा क्लाउड है जो फॉग के लिए और फाइन प्रेसिपिटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है या ओकेजनल ड्रिजलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, दैट इज स्टेटस क्लाउड। और एक क्लाउड जो हमारा गुड रेनफॉल कोज करता है एट हाई एल्टीट्यूड, दैट इज एल्टो स्टेटस। एल्टो स्टेटस क्या कोज करता है, हायर एल्टीट्यूड पे गुड रेनफॉल कोज करता है। तो ये मेज द फॉलोइंग टाइप में भी पूछा जा सकता है। एक तरफ हमारा क्लाउड का नाम दे दिया, दूसरी तरफ उनकी प्रॉपर्टीज का नाम दे दिया, तो इनको आप डायरेक्टली याद रखना। क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो यहीं से पूछा जाएगा, इसी टेबल से पूछा जाएगा डायरेक्टली। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे अब हम बात करेंगे, दो हमारे क्लाउड है उनको हम इन डिटेल स्टडी करेंगे, जो क्यूमुलस और क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड है। ये आप देख सकते हो, ये है हमारा क्यूमुलस क्लाउड। ये मोस्टली हमें देखने को मिलेगा समर यानी कि आपने देखा होगा कि गर्मियों के अंदर कई बार अगर आप आसमान की तरफ देखते हो तो इस प्रकार के बादल आपको दिखाई देंगे और इनके अंदर डिफरेंट टाइप की शेप बन जाती है, अलग अलग शेप बन जाती है इनकी। अगर हम अभी देखेंगे इसकी तो ये कॉलीफ्लावर के जैसे हमें दिखाई दे रहे हैं, जिस प्रकार से हमारी फूल गोभी आती है उसी प्रकार का ये हमारा बादल जो है वो हमें दिखाई देता है। ये बिल्कुल रेनलेस होते हैं, मतलब इनकी वजह से कभी भी बारिश नहीं होती है, ये रेनफॉल के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं बिल्कुल भी।
इनकी प्रॉपर्टीज क्या है क्यूमुलस क्लाउड की? इनको हम हिप क्लाउड बोलते हैं। हिप क्लाउड बोलते हैं मतलब क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर इसकी बनी हुई है वो हिप जैसी बनी होती है। ये मोस्टली समर्स के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। तो डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कि भैया समर्स के अंदर कौन से हमारे क्लाउड है जो समर्स के अंदर प्रीडोमिनेटली हमें देखने को मिलते हैं? दैट इज क्यूमुलस क्लाउड। ये वर्टिकली डेवलपमेंट फॉर्मिंग टावर्स, दोनों के दोनों जो हमारे क्लाउड है क्यूमुलस और क्यूमुलोनिम्बस, दोनों के दोनों वर्टिकली डेवलप होते हैं और टावर फॉर्म करते हैं। इनसे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट हमारा फीचर है, इनको हम और क्या बोलते हैं? इनको कॉलीफ्लावर क्लाउड्स भी बोला जाता है। याद रखना, डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कॉलीफ्लावर क्लाउड किसको बोलते हैं? इनको हम कॉटन शेप्ड क्लाउड भी बोलते हैं। कॉटन शेप्ड क्लाउड क्यों? क्योंकि ये कॉटन जैसे हमें दिखाई देते हैं, रुई की जैसे दिखाई देते हैं, इसलिए इनको कॉटन शेप्ड क्लाउड भी बोला जाता है। ये इनकी प्रॉपर्टी है जो डायरेक्टली आपको याद रखना। नेक्स्ट हमारे क्लाउड है क्यूमुलोनिम्बस। क्यूमुलोनिम्बस जो हमारे क्लाउड है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं भैया थंडर स्टॉर्म के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट जो इसकी प्रॉपर्टी है, इनको हम थंडर क्लाउड्स भी बोलते हैं। जितनी भी हमारी समर के अंदर जो समर में रेनफॉल होती है, बहुत तेज रेनफॉल होती है, बिजली जिसके अंदर हमें देखने को मिलती है, कड़कने के साथ साथ जो बरसते भी हैं जो बादल, वो होते हैं भैया क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स। ये हमारे फॉर्म होते हैं मिडिल या फिर लोअर लेवल से लेके जो हमारा हायर जो क्लाउड्स होते हैं वहां तक, हायर जो हमारा एल्टीट्यूड है वहां तक ये देखने को मिलते हैं। राइजिंग इन अपर लेवल लार्ज और टावरिंग क्लाउड्स, इनको भी हम क्या बोलते हैं? टावरिंग क्लाउड्स बोलते हैं। इनकी खास प्रॉपर्टी यही है कि ये थंडर स्टॉर्म और जो हमारा हेल स्टॉर्म होता है, हेल मतलब जो ओले गिरते हैं, तो ओले गिरने के लिए कौन से क्लाउड रिस्पॉन्सिबल होते हैं? हमारे क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। डायरेक्टली ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डायरेक्टली आपको यही याद रखना है कि हेल स्टॉर्म और थंडर स्टॉर्म के लिए क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये की ये लाइन डायरेक्टली आपके पेपर के अंदर आपको देखने को मिलेगी। क्लियर? ये आप लोग याद रखना, ठीक है। चलो आगे हम बात करते हैं क्लाउड सीडिंग की। क्लाउड सीडिंग अब देखो होता क्या है कि नेचुरली जो हमारा प्रोसेस हो रहा है उसको जब हम आर्टिफिशियल तरीके से करने की कोशिश करते हैं उसको बोला जाता है हमारा क्लाउड सीडिंग और आर्टिफिशियल रेन। बेसिकली अगर हम ये देखें कि अगर हमारा वाटर वेपर इवापोरेट होके ऊपर जा रहा है, चलो ठीक है भैया ऊपर चला गया, अगर ऊपर उसको न्यूक्लियाई नहीं मिलेगा, न्यूक्लियाई, तो क्या वो कंडेंस हो पाएगा? बिल्कुल नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि कंडेंसेशन के लिए क्या चाहिए? न्यूक्लियाई का प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है। तो कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि हमारे एटमोस्फेयर के अंदर वाटर वेपर तो प्रेजेंट है, लेकिन वहां पे न्यूक्लियाई प्रेजेंट नहीं है, जिसकी वजह से रेनफॉल नहीं होती है। तो ये ऑब्जर्व किया एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था विंसेंट स्केफर, और उन्होंने डिस्कवर किया क्लाउड सीडिंग कंसेप्ट। उन्होंने बताया कि अगर हम जहां पे न्यूक्लियाई नहीं प्रेजेंट है वहां पे आर्टिफिशियली अगर हम न्यूक्लियाई अगर वहां पे इंसर्ट कर देते हैं तो हमें वहां पे रेनफॉल देखने को मिल जाएगी। बोले बिल्कुल देखने को मिल जाएगी। क्यों? क्या होता है प्रोसेस ये देखिए, इसके अंदर हम इस प्रकार से करते हैं कि एटमॉस्फेयर के अंदर ऊपर हमारी मॉइस्चर तो अवेलेबल है, तो मॉइस्चर अवेलेबल है, तो हमने क्या किया? एयरक्राफ्ट या फिर रॉकेट जिसके भी थ्रू, मोस्टली एयरक्राफ्ट के थ्रू हमने यहाँ पे जो न्यूक्लियाई, मोस्टली दो प्रकार के यहाँ पे क्लाउड सीडिंग होते हैं, अभी हम समझेंगे, कोल्ड क्लाउड सीडिंग और वार्म क्लाउड सीडिंग। सो वो न्यूक्लियाई हमने वहां पे इंसर्ट कर दिया। जैसे ही हम वहां पे न्यूक्लियाई इंसर्ट करेंगे तो न्यूक्लियाई इंसर्ट करने के बाद में जो वाटर ड्रॉपलेट होगी, जो दूर दूर थी वो एक जगह उन न्यूक्लियाई पे कंडेंस होना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही कंडेंसेशन होगा कंडेंसेशन होने के बाद में वहां पे वाटर ड्रॉपलेट का फॉर्मेशन होगा, और जैसे ही वाटर ड्रॉपलेट की साइज इतनी इनफ हो जाएगी कि वो नीचे गिर सकती है, तो वो एज ए रेनफॉल हमें वहां पे देखने को मिलती है। इसी को हम बोलते हैं क्लाउड सीडिंग। क्लाउड सीडिंग में याद रखने की बात ये इंपॉर्टेंट है कि हमारी क्लाउड सीडिंग भी तभी सक्सेसफुल है जब हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर मॉइस्चर प्रेजेंट होगी। अगर मॉइस्चर प्रेजेंट नहीं है और हमने न्यूक्लियाई को इंट्रोड्यूस करा दिया तो भी जरूरी नहीं है कि रेनफॉल हमें देखने को ही मिले। ठीक है। सो क्लाउड सीडिंग किसको बोलते हैं? क्लाउड सीडिंग इज एन आर्टिफिशियल वेदर मॉडिफिकेशन, यानी कि ह्यूमंस के द्वारा आर्टिफिशियल वेदर को मॉडिफाई किया जाता है इस टेक्निक के अंदर, ताकि हम प्रेसिपिटेशन को इंक्रीज कर सके। वैसे देखा जाए तो प्रैक्टिकली अगर इस मेथड की हम बात करें तो प्रैक्टिकली बहुत कम इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि अभी भी रिसर्चर जो साइंटिस्ट है वो ये मानते हैं कि इसके अगर हमने आर्टिफिशियल रेनफॉल करवाई तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज हमें देखने को मिल सकते हैं फ्यूचर के अंदर। तो इसमें राइट और लेफ्ट विंग दोनों है। जो कुछ लोग ये बोलते हैं कि नहीं करवाना चाहिए, कुछ लोग बोलते हैं, कुछ साइंटिस्ट कम्युनिटी बोलती है कि नहीं, हमें आर्टिफिशियल रेन की अगर जरूरत है तो वहां पे करवाना चाहिए, लेकिन ये कॉस्टली बहुत है, इसलिए हमें बहुत कम जगह पे इसका इस्तेमाल देखने को मिलता है प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर। इन दिस मेथड सबस्टेंस जो सबस्टेंस होते हैं, दो प्रकार के सबस्टेंस इसमें इंट्रोड्यूस कराते हैं। दो प्रकार के हमारे क्लाउड होते हैं। अगर हमारे क्लाउड का टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम है, अगर हमारे क्लाउड का टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम है, उसको हम बोलते हैं कोल्ड क्लाउड। अगर हमारे क्लाउड का टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा है, उसको हम बोलते हैं वार्म क्लाउड। तो वार्म क्लाउड के अंदर हमारे अलग मटेरियल यूज में लिए जाते हैं, कोल्ड क्लाउड में हमारे अलग मटेरियल यूज में लिए जाते हैं। कोल्ड क्लाउड में मोस्टली हम यूज में लेते हैं सिल्वर आयोडाइड, ड्राई आइस और कंप्रेस्ड लिक्विड प्रोपेन यूज में लेते हैं। वहीं पे जो हमारे वार्म क्लाउड है उनके अंदर मोस्टली ऐसे मटेरियल यूज में लेते हैं जिनका नेचर हाइग्रोस्कोपिक होता है। हाइग्रोस्कोपिक मतलब जिनमें वाटर को अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी है, जैसे कि हमारा
NaCl, सोडियम क्लोराइड। आप देखते होंगे घर पे भी, अगर आपके नमक का डब्बा, नमक जो आता है हमारा, उसका डब्बा अगर हमने खुला छोड़ दिया तो उसके अंदर क्या हो जाएगी, मॉइस्चर को वो अट्रैक्ट कर लेता है। या हम घर पे अगर फर्टिलाइजर्स देखते हैं, अगर यूरिया का आपने अगर देखा होगा बैग, तो बैग के अंदर क्या देखते हो आप कि अगर हमने उसको ओपन रख दिया तो वो मॉइस्चर को अट्रैक्ट कर लेगा और उसके अंदर क्लम्प्स बन जाते हैं, हमारे डिले बन जाते हैं मोटे मोटे। तो क्यों पाता है ऐसा? क्योंकि उसमें वाटर को अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी होती है। तो इसके अंदर हमारा NaCl यूज में लिया जाता है और अमोनियम नाइट्रेट यूज में लेते हैं। इसके अलावा हम इसके अंदर यूज में लेते हैं यूरिया यूज में लेते हैं मोस्टली। ठीक है, तो ये किसकी तरह एक्ट करते हैं, ये क्लाउड्स के अंदर किसकी तरह एक्ट करते हैं? दीस सबस्टेंस एक्ट एज ए न्यूक्लियाई around which water vapor condense or freeze forming larger droplet or ice crystal that fall as rainfall or as a snowfall हमें देखने को मिलते हैं। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है भैया, who is father of cloud seeding? तो डायरेक्टली आप याद रखना, विंसेंट स्केफर जो है वो हमारे फादर ऑफ क्लाउड सीडिंग है। डायरेक्टली इसका नाम आप याद रख लेना। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्वेश्चन कहां से आएगा क्लाउड सीडिंग में? क्वेश्चन आएगा यहां से कि कोल्ड क्लाउड सीडिंग के लिए कौन से एजेंट काम में लिए जाते हैं, वार्म क्लाउड सीडिंग के लिए कौन से एजेंट काम में लिए जाते हैं। कोल्ड क्लाउड सीडिंग के लिए हम यूज में लेते हैं सिल्वर आयोडाइड, ड्राई आइस किसको बोलते हैं? जो हमारा CO2 है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, अगर हम उसको -78.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे अगर स्टोर करते हैं तो उसी को हम बोलते हैं ड्राई आइस। तो ड्राई आइस यूज में लेते हैं और कंप्रेस्ड लिक्विड प्रोपेन यूज में लिया जाता है हमारे कोल्ड क्लाउड सीडिंग के अंदर। और जो वार्म क्लाउड सीडिंग उसमें हम यूज में लेते हैं, वार्म क्लाउड सीडिंग के अंदर साल्ट पार्टिकल्स जैसे कि सोडियम क्लोराइड, यूरिया और अमोनियम नाइट्रेट। तो ये एग्जांपल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डायरेक्टली ऐसे मान के चलो, जितनी भी हमारी एग्रीकल्चरल की एग्जाम है, चाहे वो कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे वो फिर JRF SRF की एग्जाम हो या किसी भी प्रकार की एग्जाम हो, लगभग 20 से 30 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कोल्ड क्लाउड सीडिंग के लिए हम कौन से एजेंट यूज में लेते हैं और वार्म क्लाउड सीडिंग के लिए कौन से एजेंट यूज में लेते हैं। तो डायरेक्टली ये आप याद रखना। ओके, यहाँ पे फॉर्मेशन का प्रोसेस भी बताया। जो कोल्ड हमारे क्लाउड होते हैं उसमें फॉर्मेशन किस प्रकार से होगा? फॉर्मेशन ऑफ आइस क्रिस्टल्स लीडिंग टू स्नोफॉल और रेनफॉल, क्योंकि टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होगा हमारा, इसीलिए वहां पे हमारा आइस क्रिस्टल्स का फॉर्मेशन होगा। वहीं पे जो वार्म क्लाउड सीडिंग है उसके अंदर कोलेसेंस ऑफ वाटर ड्रॉपलेट रिजल्टिंग इन रेन। कोलेसेंस का मतलब होता है कि बहुत सारी जो वाटर ड्रॉपलेट्स है वो आपस में पास में आती है और पास में आने की वजह से उसका वेट इंक्रीज होगा और वेट इंक्रीज होने की वजह से हमें रेनफॉल देखने को मिलती है। ऑलराइट, सो आज के सेशन में हमने क्या पढ़ा? क्लाउड क्या होता है, क्लाउड के टाइप्स कितने हैं और क्लाउड सीडिंग क्या होता है, क्लाउड सीडिंग के क्या टाइप्स है। मैं वापस से एक बार रिवाइज कराता हूं, सब लोग मेरे साथ में बोलना आप कि क्वेश्चन क्या आएगा डायरेक्टली एग्जाम के अंदर, उसकी हम बातचीत करते हैं। पहला क्वेश्चन आएगा यहाँ पे कि क्लाउड के टाइप कितने हैं या क्लाउड का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो क्लाउड का जो फॉर्मेशन है हमारा वो कंडेंसेशन प्रोसेस से होता है। कंडेंसेशन यानी कि जब वाटर वेपर हमारा लिक्विड में कन्वर्ट होता है उस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन बोलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आएगा कि क्लाउड के फॉर्मेशन के लिए कौन सा प्रोसेस जरूरी है? तो क्लाउड के फॉर्मेशन के लिए कंडेंसेशन जरूरी है। दूसरा, क्लाउड तभी फॉर्म हो पाएगा जब मॉइस्चर अवेलेबल होगी, हमारी एयर के साथ गर्म हवा, वार्म एयर के साथ मॉइस्चर अवेलेबल होगी और जब न्यूक्लियाई प्रेजेंट होगा तभी हमारे क्लाउड का फॉर्मेशन होगा। तीसरा क्वेश्चन आएगा, क्लाउड का क्लासिफिकेशन WMO ने दिया था, वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, उसके अकॉर्डिंग क्लाउड के कितने टाइप्स है? क्लाउड के 10 टाइप होते हैं हमारे अकॉर्डिंग टू WMO। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि अकॉर्डिंग किस बेसिस पे इनको डिवाइड किया गया है? तो इनको डिवाइड किया गया ऑन द बेसिस ऑफ हाइट। स्काई के अंदर जो है उनकी हाइट कितनी है, किस हाइट पे वो प्रेजेंट है, उसके बेसिस पे क्लाउड का क्लासिफिकेशन किया गया है। सबसे पहले लोअर क्लाउड हमारे वो क्लाउड होते हैं जो 2 किलोमीटर की हाइट से नीचे हमें देखने को मिलते हैं। वहां पे एग्जामिनर आपको 2 किलोमीटर की जगह 2000 मीटर भी दे सकता है। 2000 मीटर की जगह हमें अराउंड जो 6000 जो भी फीट होती है, 6000 फीट के अंदर भी वो दे सकता है। तो जो 6000 फीट से नीचे, 2000 मीटर से नीचे, 2 किलोमीटर से नीचे जो हमारे क्लाउड प्रेजेंट है उनको हम बोलते हैं लो क्लाउड। जो हमारे क्लाउड 2000 मीटर से लेके 6000 मीटर के बीच में जो प्रेजेंट है वो होते हैं हमारे मीडियम क्लाउड। और जो 6 किलोमीटर की हाइट से ऊपर प्रेजेंट है उनको बोलते हैं हम हाई क्लाउड। उसके अलावा 2 टाइप होते हैं, क्यूमुलस और क्यूमुलोनिम्बस। उन क्लाउड्स को हम बोलते हैं ये वो क्लाउड्स है जो वर्टिकली डेवलप हो रहे हैं, सो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्लाउड से बनेगा कि सबसे लोवेस्ट हमारा क्लाउड कौन सा है? सबसे लोवेस्ट क्लाउड, तो उसका आंसर होगा स्टेटस। आपसे अगर पूछा जाए कि सबसे हाईएस्ट क्लाउड कौन सा है, तो सबसे हाईएस्ट क्लाउड होता है हमारा सीरस क्लाउड। दूसरा क्वेश्चन आएगा यहाँ पे, कौन सा क्लाउड होता है जो हमारा ब्राइट रेड कलर का दिखाई देता है ड्यूरिंग सनराइज और सनसेट? तो उसका आंसर होगा हमारा सीरस क्लाउड। थर्ड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा आपका कि वो कौन सा क्लाउड है जो हमारे सन और मून के अराउंड हेलो फॉर्मेशन कर लेता है? तो सीरो स्टेटस हमारा हेलो फॉर्मेशन करता है मून और सन के अराउंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, मरेकल स्काई कौन से क्लाउड से रिलेटेड है? उसका आंसर होगा हमारा सीरो क्यूमुलस। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, हायर एल्टीट्यूड पे
कौन से क्लाउड की वजह से रेनफॉल देखने को मिलती है? एल्टो स्टेटस क्लाउड्स की वजह से हमें हायर एल्टीट्यूड पे रेनफॉल देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से आएगा आपका कि वो कौन सा क्लाउड है जो कंटिन्यूअस रेनफॉल के लिए रिस्पॉन्सिबल है और जिसको हम रेन बियरिंग क्लाउड बोलते हैं, दैट इज निम्बो स्टेटस। निम्बो स्टेटस हमारा रेन बियरिंग क्लाउड होता है और ये कंटिन्यूअस रेनफॉल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से पूछा जाएगा कि वो कौन सा हमारा क्लाउड है जो ओकेजनल ड्रिजलिंग, ओकेजनल स्नोफॉल और ओकेजनल जो फॉग हमारी फॉर्म होती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। वो है हमारा स्टेटस क्लाउड, वो है स्टेटस क्लाउड। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो डायरेक्टली क्लाउड से पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन उसके बाद में आपका पूछा जाएगा क्यूमुलस क्लाउड के लिए कि वो कौन सा क्लाउड है जो कॉटन शेप्ड होता है, जो कॉलीफ्लावर की तरह दिखाई देता है और जो प्रीडोमिनेटली समर में प्रेजेंट होता है, प्रीडोमिनेटली समर में प्रेजेंट होता है, दैट इज क्यूमुलस क्लाउड। नेक्स्ट क्वेश्चन वो कौन सा क्लाउड है जो हमारा थंडरस्टॉर्म और हेलस्टॉर्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, दैट इज थंडरस्टॉर्म और हेलस्टॉर्म के लिए हमारा क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट यहां से क्वेश्चन बनेगा हमारा क्लाउड सीडिंग के कि क्लाउड सीडिंग का कंसेप्ट किसने दिया? सो विंसेंट स्केफर ने क्लाउड सीडिंग का कंसेप्ट दिया था। इसको हम आर्टिफिशियल रेन भी बोलते हैं। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कोल्ड क्लाउड सीडिंग के लिए हम कौन से एजेंट यूज में लेते हैं? कोल्ड क्लाउड सीडिंग के लिए हम यूज में लेते हैं ड्राई आइस, सिल्वर आयोडाइड, कंप्रेस्ड लिक्विड प्रोपेन। और वार्म क्लाउड सीडिंग के लिए हम यूज में लेते हैं सोडियम क्लोराइड, यूरिया, अमोनियम नाइट्रेट। ये कुछ क्वेश्चन है जो डायरेक्टली हमारे क्लाउड के चैप्टर से पूछे जा सकते हैं। इनको आप अच्छे से याद कर लेना। आप अगर इनको अच्छे से याद रखोगे तो आप फॉर श्योर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन करेक्ट करके आओगे। ओके, ऑलराइट। सो मिलते हैं इसके बाद में नेक्स्ट क्लास में। आपको प्रेसिपिटेशन के बारे में पढ़ाया गया है। देन उसके बाद में नेक्स्ट क्लास में मानसून के बारे में हम मतलब पढ़ाएंगे। देन उसके बाद में एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स, देन क्लाइमेट का क्लासिफिकेशन एंड देन फाइनली वेदर फोरकास्टिंग। और वेदर फोरकास्टिंग के साथ साथ ही हमारा जो ये चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा एग्रोमेट्रोलॉजी, जो कि एक इंपॉर्टेंट पोर्शन है जहां से हमारे सभी एग्जाम्स के अंदर लगभग अगर एग्रोनॉमी पोर्शन वहां पे आ रहा है, एग्रोनॉमी के अगर 15 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 2 से 3 क्वेश्चन ऑफकोर्स वहां पे एग्रोमेट्रोलॉजी के देखने को मिलेंगे। क्लियर? ऑलराइट। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। सो ये थी हमारी डेमो क्लास। केवल एक ही नहीं डेमो क्लास, आप ऐसी अनेक क्लास हमारी देख सकते हो। जो आईआरआई वाला यूट्यूब चैनल है, आप वहां पर भी जाओगे, वहां पे भी आप सर्च करोगे रोहित सर एग्रोनॉमी क्लासेस, तो अनेक आपको पहले की पीवाईक्यू सॉल्यूशन की क्लासेस भी मिल जाएगी, डिफरेंट टॉपिक्स की क्लासेस मिल जाएगी। आप वो और एक्स्ट्रा क्लासेस भी देख सकते हो, जिससे कि आपको ये क्लियर समझ में आ जाए कि हम किस प्रकार से पढ़ाते हैं। क्या हमारा समझाया हुआ आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? क्या पढ़ते हुए एग्रोनॉमी सब्जेक्ट से प्यार हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा? क्या समझते हुए दिल से दिल का कनेक्शन बन पा रहा है या नहीं बन पा रहा है? वो सब कुछ आप देख सकते हो। ओके, तो चलिए अब समझते हैं किस प्रकार से आप हमारे साथ जुड़ सकते हो, अपनी तैयारी को स्ट्रांग बना सकते हो और एग्रोनॉमी एस्पिरेंट्स के लिए हमारे पास कौन कौन से कोर्स अवेलेबल है। सो आईसीआर जेआरएफ 2027 के एस्पिरेंट्स के लिए हमारा फसल 3.0 लॉन्च हो चुका है। आईसीआर जेआरएफ 2027 एस्पिरेंट्स के लिए फसल 3.0 फॉर आईसीआर जेआरएफ जो एग्रोनॉमी से तैयारी कर रहे हैं 2027 के लिए, वो ज्वाइन कर सकते हैं इस कोर्स के अंदर। यहाँ पे आपको मिलेगी कंप्लीट लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस। लाइव क्लासेस हमारी जूम एप्लीकेशन के थ्रू होती है, जहाँ पे हमारा 1-to-1 इंटरेक्शन होता है, डेली हमारी मुलाकात होती है। क्लासेस की टाइमिंग अभी मॉर्निंग 8:30 AM है, सुबह रोज 8:30 बजे हमारी क्लास होती है। एग्रोमेट्रोलॉजी अपन ने कंप्लीट कवर कर लिया है, अभी बाकी का जो पोर्शन है वो हम कवर करने वाले हैं। इन क्लासेस जैसे ही क्लास लाइव हुई उसके बाद में अगर आप किसी कारणवश नहीं अटेंड कर पाते हो तो वो सेम टू सेम क्लास रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको एप्लीकेशन के अंदर मिल जाएगी। जो लाइव क्लास के अंदर जिस पीपीटी के थ्रू पढ़ाया जाता है, सेम टू सेम पीपीटी आपको देखने को मिलेगी हमारे एप्लीकेशन के अंदर एज ए पीडीएफ फॉर्म। हम यही सजेस्ट करते हैं कि आप क्लास लेते टाइम ध्यान दो, कंसेप्ट को समझो अच्छे से, और जैसे ही क्लास कंप्लीट हो उसके बाद में उसको जितना भी जो कंटेंट है उसको आप जाके पीडीएफ में देख के याद कर लो। उसके साथ ही जैसे ही एक वीक कंप्लीट होगा हम वीकली टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं। जब एक यूनिट कंप्लीट हो जाती है हम यूनिट वाइज हम टेस्ट कंडक्ट करवाएंगे। जब हमारा कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा तो हम फुल लेंथ टेस्ट भी कंडक्ट करवाएंगे आपके लिए, ताकि आप अपना असेसमेंट कर सको। इसमें एनरोल करने के लिए आप जैसे ही जाओगे यहाँ पे टेप करने के बाद में आप वेबसाइट और एप्लीकेशन दोनों से आप परचेज कर सकते हो। बाय नाउ पे जाओगे, सिंपल प्रोसेस होता है, जैसे हमारा पेमेंट आप जोमेटो, ब्लिंकिट, रेपिडो वगैरह पे पेमेंट करते हो, सेम वैसा का वैसा प्रोसेस होता है हमारा। डायरेक्टली यहाँ पे जाके आप प्रोसीड कर सकते हो। यहाँ पे जो प्रोमो कोड है, अब आपके पास किसी प्रकार का प्रोमो कोड नहीं होगा, अभी कोर्स हमारा 5000 रुपीज का है, तो अगर आपको प्रोमो कोड चाहिए, आपके किसी भी प्रकार की आप मान के चलो फाइनेंशियल इशू है, या आपको लगता है कि सर थोड़ा सा मुझे असिस्ट कर दीजिए आप कि मेरे ये इशू आ रहा है, मेरे को किसी प्रकार की फेलोशिप नहीं मिलती है, मेरे फैमिली बैकग्राउंड भी इस प्रकार से है कि मैं 5000 रुपीज पे नहीं कर सकता, तो आपको इस स्पेशल ऑफर भी हम प्रोवाइड कर देंगे। वो कैसे मिलेगा आपको? उसके लिए जाके पहले तो कमेंट कीजिए आपको क्लास कैसी लगी, कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। सबसे पहले तो आप वो कमेंट करके बताओ। उसके बाद में वो गूगल फॉर्म फिल कर दीजिए आप,
जो कमेंट सेक्शन के अंदर पिन किया हुआ है, फिल द गूगल फॉर्म लिखा हुआ है और उसके आगे लिंक दी गई है, उस लिंक पे आपको टैप करना है। सिंपली वहां पे बेसिक जानकारी, आपकी नाम क्या है, आपका मोबाइल नंबर क्या है, आप किस रीजन की वजह से आपको डिस्काउंट देना चाहिए, क्यों देना चाहिए, आप कौन सी सब्जेक्ट में तैयारी कर रहे हो, एग्रोनॉमी वहां पे आप मेंशन कर देना। उसके बाद में हमारी टीम आपको, अगर लगेगा कि सच में आपको डिस्काउंट देना चाहिए, तो हम आपको कूपन कोड प्रोवाइड करेंगे। वो कूपन कोड आप इस्तेमाल करके हमारे साथ एनरोल कर सकते हो, अपनी तैयारी को और स्ट्रॉन्ग आप बना सकते हो। बाकी जो आपके जूनियर्स आप उनको भी रिकमेंड कर सकते हो, जो अभी थर्ड ईयर में आए उनके लिए हमने स्टार्ट किया है फाउंडेशन कोर्स भी। सो आप यहाँ पे कैटेगरी के अंदर जाओगे तो फाउंडेशन कोर्सेज फॉर ICAR JRF 2028, उस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो जो थर्ड ईयर के अंदर है अभी, वो भी हमारे साथ जुड़ के अपनी तैयारी कर सकते हैं। ये कोर्स वैलिड होगा 2 साल के लिए कंप्लीट, लेकिन इसके अंदर हम किसी प्रकार से कूपन कोड आपको प्रोवाइड नहीं करेंगे। इसकी जो प्राइस है वो अभी 8000 रुपीज है, तो इसके अंदर आप डायरेक्टली एनरोल कर सकते हो अगर आप 2 साल IRI वाला के साथ जुड़कर अपनी तैयारी करना चाहते हो। तो कमेंट करके आप जरूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी, क्या आपको समझ में आया जो कंप्लीटली हमने पढ़ाया, या आपकी जो भी और भी कोई क्वेरी हो आपके दिमाग में आ रही हो कि सर हमें ये बता दीजिए कि कोर्स में क्या ये मिलेगा, या कुछ भी आपके दिमाग में जो आ रहा है ना, उसको लिख दो, कमेंट के अंदर लिख दो। ठीक है, ओके। तो इसी के साथ मिलते हैं हम लाइव क्लासेस के अंदर जल्दी ही इसी प्रकार से। तो देखते रहिए IRI वाला। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।